स्वागत है आपका तर्क IAS चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात करेंगे PT 365 इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो PT 365 इकोनॉमिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैटिक को करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करके बताया था और इसके विथ प्रूफ के साथ मैं बोल सकता हूँ आप 2021, 22, 23 का क्वेश्चन पेपर उठाइए। आज अगर आप 3 क्वेश्चन कर पा रहे तो अब आप 7 से 8 क्वेश्चन कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। बेसिक से बताया हूँ, बहुत अच्छे से बताया हूँ, बस आप वो तीनों लेक्चर अच्छे से देख के आइए तो आपके लिए ही एडवांटेज रहेगा ये, कि बेसिक स्टैटिक को कनेक्ट करने में टाइम जाता है और वो ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हमने क्या क्या चीजें किया है। तो अभी तक हमने RBI सरप्लस ट्रांसफर के ऊपर बात कर ली है कि RBI कैसे अपना सरप्लस ट्रांसफर करता है, इसके ऊपर पूरी अच्छे से बात की है। यूनिवर्सल बैंक के बारे में बात की है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैसे पहले स्टेट हैंडल करती थी, फिर बाद में RBI उसके अंदर इंटरफेयर करके हैंडल करने लग गई, क्या क्या रिफॉर्म लाए गए, कैसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान लाया गया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर, ये सब चीज के ऊपर हमने बात की है। जिनको नहीं पता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है उसको जाके पिछले वाले वीडियो में देखिए। 50 ईयर ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का क्या क्या रोल हुआ, कैसे SSGs बनी, कैसे लखपति दीदी स्कीम इतना ज्यादा बूस्ट हुई और कैसे बंधन बैंक जैसे इनिशिएटिव नाबार्ड ने लॉन्च किए। हमने इन चीजों के ऊपर बहुत बारीकी से बात किया। कौन थे जिन्होंने इस माइक्रो फाइनेंस को लॉन्च किया, उनको कब नोबेल प्राइज मिला और कहाँ के वो अभी अभी एक लीडर इलेक्ट हुए, इलेक्ट या नॉमिनेट बोल सकते हो, इलेक्ट किया गया उनको, इसके बारे में बात की है। अब जो हम आगे बात करेंगे, जैसा कि कल हमने बात कर चुके थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर। जो भी एसेट्स 90 डेज के ऊपर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने लोन दिया और 90 डेज तक उस लोन को पे नहीं किया, वो एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं। मतलब वो एसेट जो अब परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल दे रहे हैं। फिर आता है इंसोलेंसी बैंकरप्सी कोड। तो इसमें इंसोलेंट कौन होता है, बैंकरप्ट कौन होता है, इसके ऊपर बात कर लेंगे। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कौन सी होती है और हाउस होल्ड सेविंग रेट क्या है, इसके ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, बहुत फास्ट होगा ये वीडियो, आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। तो मेरा जो सबसे पहला जो मोटिव है वो यही है कि टाइम बचाना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि इंसोलेंसी बैंकरप्सी कोड। तो इंस्टॉलमेंट वो होता है जो लोन नहीं पे कर सकता, 90 डेज के बाद ये डिसाइड होता है कि भाई अब तो तुम पे नहीं कर सकते हो, तुम इंस्टॉलमेंट हो गए। बैंकरप्ट वो होता है जब एक ट्रिब्यूनल या कोई कोर्ट फाइंड आउट कर ले कि भाई सच में ये पे नहीं कर सकता। हो सकता है आप झूठ बोल दो कि भाई मैं नहीं पे कर सकता, लेकिन बैंक आइडेंटिफाई करे कि भाई सच में ये पे नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। तो गवर्नमेंट उसको छोड़ दिया, उसकी तरफ से कुछ और इनिशिएटिव लेके ताकि उसको और खड़ा कर पाए, हेयर कट करेगी या और लोन को कम करेगी ताकि वो चुकाने में मदद मिले, या तो उसका ड्यूरेशन बढ़ा देगी। ठीक है, तो इसी को इंसोलेंसी और बैंकरप्सी को यहाँ पे समझाया है। अब IBC जो इंसोलेंसी बैंकरप्सी कोड है, इसमें अपॉइंट होते हैं इंसोलेंसी प्रोफेशनल्स। ये क्या करता है, ये कंडक्ट करता है कि ये सच में भाई झूठ तो नहीं बोल रहा, तो डेटा कलेक्ट करते हैं, बाकी सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है कॉर्पोरेट इंसोलेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है, और विड्रॉल ऑफ अ क्रिप्स और लिक्विडेशन प्रोसेस इज लार्जली एग्जीक्यूटेड थ्रू IP। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू पे सब कुछ ये एक्टिविटी की जाती है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होती है, इसमें क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं और डिसमेंटल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कोई कंपनी के थ्रू पे, कोई किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू पे कलेक्ट करके उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाते हैं। क्यों प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ताकि एडजुडिकेंट जो अथॉरिटी होती है, जो अपीलेट अथॉरिटीज होती है, उसमें वो केस फाइल कर सकते हैं। तो कौन सी 2 अथॉरिटीज है, पहला है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये किससे बना है, ये तो बना अपने कंपनी एक्ट के केस देख लेता है। ठीक है, कंपनी एक्ट के केस देख लिया और बैंकरप्सी कोड्स के एक्ट पूरे देख लेगा। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि क्रिप्स जो भी अपना मिशन यहाँ पे, जो भी अपना एक प्रोफाइल सबमिट करेगा, वो उसको देखेगा। क्यों देखेगा, जितने भी 180 डेज के अंदर जितने भी केसेस हो रहे हैं, जो भी 90 डेज के ऊपर और 180 डेज के अंदर वाले केसेस को ये देखेगा। अब मेनली ये कौन से केसेस देखता है, जो कंपनी के होंगे। ठीक है, जो कंपनी होंगे वो केस देखेगा, और जो LLP होंगे, मतलब पार्टनरशिप फर्म जितनी होगी उनके ऊपर ये केसेस देखेगा। तो 180 डेज इसका ये रहता है पूरा क्राइटेरिया। तो 180 डेज से लेके और मैक्स टू मैक्स 330 डेज तक के बीच की ये केसेस देखेगा। 330 डेज से ज्यादा ऊपर चले गए तो आपको फिर वो देखना पड़ेगा कि आपके लिए, उसके लिए अप्लाई करने के लिए फिर आपको अपर कोर्ट में जाना पड़ता है। ठीक है, फिर होता है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होते हैं। इनका काम होता है डेप्ट को रिकवर करना। तो डेप्ट क्या होते हैं,
देखिए यहाँ पे कंपनी का आ रहा था, एनसीएलटी में कंपनी आई थी, मगर डेप्ट में कंपनी ना आके कोई लोन हो गया, कोई छोटा एसेट्स हो गया, जिसके लिए आपने फॉर एग्जांपल कि आपने किसी सोना को गिरवी रखा था और उस टाइम पे सोने की कीमत कम हो गई और आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करके खर्चा कर दिया, तो गवर्नमेंट क्या बैंक ये चाहेगी कि आपसे रिकवर कर पाए, बस उसी को बोलते हैं डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये जो बना था, ये बना था रिकवरी ऑफ डेप्ट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 से, ठीक है। इस एक्ट से इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्या ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में अपने केस इनके फाइल होते हैं? हाँ, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट हर केस को फाइल कर सकता है। क्या इनकी टाइम लिमिट? हाँ, डेप्ट रिकवरी का जो डीआरटी की उसकी लिमिट है 45 डेज के लिए, और एनसीएलटी का कभी भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एनसीएलटी एक बड़ी बड़ी कंपनी को एड्रेस करती है, जिसके लिए उनका क्विक केस रीएड्रेसल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेस का केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो ये इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बाद बना था इंश्योरेंस बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बना, ठीक है। ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब स्टैब्लिश हुआ? इंश्योरेंस बैंकरप्सी कोड 2016 से स्टैब्लिश किया था इसको। इसके जो मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आती है। फंक्शन क्या? रेगुलेट करना, ओवरसाइट ओवर सर्विस प्रॉब्लम को, टू प्रोवाइड अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरेंस एंड रेजुलेशंस को। गवर्निंग बॉडी है, चेयरपर्सन होता है, इसमें 3 मेंबर होते हैं। कौन से 3 मेंबर? नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे नहीं होने चाहिए। एक मेंबर होता है जो नॉमिनेट करता है आरबीआई खुद अपनी तरफ से, और 5 अदर मेंबर होता है जिसको नॉमिनेट करता है सेंट्रल बैंक। तो कितने मेंबर हो गए? एक चेयरमैन होगा, 1 4 5 10, टोटल 10 मेंबर की बॉडी है, इतना याद रखना है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रहता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। बस इससे ज्यादा आपको जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, सब फालतू है। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर चलते हैं। देखिए, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वो होती है जो एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करके फिर से लॉन्च कर पाए, इसलिए इसका नाम ही रखा गया एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पड़े हैं 90 डेज 180 डेज के ऊपर हो गए, 330 डेज के इवन ऊपर हो गए, तो उसको फिर से हम कैसे उसमें से पैसा गेन कर पाए, बैंक का ये मिशन होता है। तो उसके लिए एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन बैंक बनाती है या एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाती है, जिसको बैड बैंक के नाम से भी जाना जा सकता है। इनका काम होता है कि जितने भी नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज लिमिटेड होती है, ये कंपनीज होती है, ये क्या करती है कि ऐसे कोई एसेट्स को उठाती है जो चल रहा नहीं है, अब उससे हम कैसे गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरा बात किया। तो रेजोल्यूशन द एसेट्स विद इन द मैक्सिमम 8 ईयर ऑफ एक्विजिशन के ऊपर से पूरा काम होता रहता है, ओके। चलिए, फंक्शन ऑफ एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का क्या क्या है? पहला, एसेट्स एक्विजिशन होगा। सही बात है भैया, अगर एसेट्स का अगर कोई गेन नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा, तो उसको एसेट्स एक्विजिशन तो करेगी। सिक्योरिटी रिसिप्ट्स जनरेट होते हैं उसके, ताकि एक कंपनी के ऊपर अगर कोई सिक्योरिटी रिसिप्ट जनरेट करके उस कंपनी का डिस्काउंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए उस कंपनी ने 100 रुपए का लोन लिया है, अब ये चुका नहीं पा रही, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? इसको 70 रुपए का एक सिक्योरिटी रिसिप्ट निकालेगी, बोलेगी भाई मैं ये कंपनी अब 70 रुपए में बेच रहा हूँ, तो एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड उसको खरीद के दूसरे को अच्छे से रिनोवेट करके फिर बेच देगी। फिर मैनेजमेंट फी होती है। एआरसी शेयर मैनेजमेंट फी 1.5 to 2.2% तक लेती है वो, क्योंकि आपने एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कोई बनाई है तो वो अपना खुद का भी तो इंटरेस्ट लेगी, उसके बाद ही किसी को बेच पाएगी। इसका क्लासिक एग्जांपल चाहिए तो अभी किंगफिशर का इसका सबसे अच्छा क्लासिक एग्जांपल है। किंगफिशर को आप देख सकते हो कैसे गवर्नमेंट ने उनकी जितने भी एसेट्स को बेच के अपने और काफी प्रॉफिट जनरेट करके गेन कर लिया, बस इसी के ऊपर है, ठीक है। नेट ओन फंड क्या होता है? मिनिमम ₹300 करोड़ का होना चाहिए, एसेट्स रिकवर रिक्वायर्ड होता है टू हैव नेट ओन फंड के लिए। रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लीडरशिप पोजीशन होती है, ये सब चीजें होती है जो छोटी छोटी है, मगर जितनी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। बाकी आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। हाउस होल्ड सेविंग रेट है। हाउस होल्ड सेविंग रेट में क्या होता है कि हाउस होल्ड का जो सेविंग होगा कैसे होगा? डिस्पोजेबल इनकम जितनी इंक्रीज होगी, कैसे इंक्रीज होगी? जब सप्लाई इंक्रीज। कैसे सप्लाई इंक्रीज? जब डिमांड इंक्रीज होगा। आपकी सेविंग इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आपकी इनकम को इंक्रीज करवा दिया जाए ताकि आप सेविंग कर पाइए। इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा ताकि तब भी आप सेविंग करवाइए। इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश किया जाएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर किया जाएगा और सोशल सेफ्टी नेट्स को इंश्योर किया जाएगा। हाउस होल्ड का सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जैसे कि आपने पीएफ को सिक्योर किया, एलआईसी सिक्योर किया, इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट उस फंड को यूटिलाइज करके अदर एक्टिविटी में लगा सकती है। फॉर एग्जांपल की इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करवाना आता है तो गवर्नमेंट इन सब चीजों से पैसा निकाल के धीरे धीरे इन्वेस्ट करती है।
तो हाउस होल्ड सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि यही लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं और यही लोग का पैसा फिर घूमता है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा इनडायरेक्टली इसी तरीके से आता है ताकि आपको मनरेगा को पैसा देने के लिए पैसा मिल पाए। समझ गए? तो हाउस होल्ड सेविंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे इंक्रीज? जब तक आपकी इनकम नहीं इंक्रीज होगी। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप अपने पैसा कुछ बचाने की कोशिश करोगे। सपोज आपकी इनकम तो इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है, तो मगर खर्चा तो आपको उतना ही पड़ जा रहा है, तो आपके पास तो वैसे भी कुछ नहीं बच रहा है। तो गवर्नमेंट का ये हमेशा कोशिश रहता है कि अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन उससे नीचे रहे, ताकि जो उसका गैप आ रहा है उसमें वो कोई इंडिविजुअल पर्सन अपनी सेविंग बैंक में डिपॉजिट करे, या तो गोल्ड में खर्चा करे, या तो किसी पीएफ या एलआईसी में पैसा डाले, ताकि गवर्नमेंट को भी पैसा मिल पाए। तो इससे इकोनॉमिक सर्कुलेशन चलना चालू हो जाता है। समझ गए? चलिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही सब बकैती घुमा घुमा के बताया आपको, देखना पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, जीएसटी के बात करते हैं। ठीक है, अब जीएसटी कब से इंप्लीमेंट हुआ, कौन सा डेट था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जीएसटी का अमेंडमेंट कौन सा है जरूर कमेंट करके बताना। मैं भी देखता हूँ कितने लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। बाकी सब होना तो वीडियो देख के बस चल दे रहे। भाई लाइक तो कर दो यार, कम से कम। फ्री में तो दे रहे सब कुछ। इवन हमारा विजय बैच भी लॉन्च हो रहा है, फ्री में ही है। देख लो यार, लाइक कर दो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब आया, आपसे मैंने ये पूछा, कौन से ईयर में आया था, और क्या क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या है आईजीएसटी, क्या है सीजीएसटी, क्या है एसजीएसटी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और कितने टैक्स स्लैब होते हैं, जिनको ये पता है ये कमेंट करके मुझे बता दें। कम से कम कमेंट करोगे तो ये पता चलेगा कि आपके अंदर भी कितना पता है। आप मेरे बताने के बाद जाके सर्च मत करने लग जाना, कमेंट करना, जो भी पता हो जरूर कमेंट करना। चलिए, जीएसटी के ऊपर जीएसटी एक्ट है 2017 का। क्या है ये? सेस। सेस क्या होता है, रॉयल्टी क्या होती है, और सरप्लस सेस क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज नहीं, हमारे विजय बैच में इसको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये बताने के चक्कर में वीडियो बहुत लंबा जाता है, फिर आधे लोग तो देखते नहीं, भाग जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो जीएसटी किसके ऊपर लिखता है? लग्जरी और सिन और डिमेरिट्स गुड्स। लग्जरी गुड्स कौन कौन सी थी? कार ले रहे हो, एसयूवी ले रहे हो, बड़ी बड़ी लग्जरी कार ले रहे हो, तो ये आपका लग्जरी हो गया ना। सिन गुड्स क्या हो जाते हैं? तंबाकू खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ब्लैक कॉफी पी रहे हो, ये क्या? ये सिन गुड्स है, जिससे आपके बॉडी को हार्म पहुंचेगा, सिन गुड्स हो गया। कुछ होते हैं डीमेरिट्स गुड। डीमेरिट्स गुड्स में क्या क्या होते हैं? जिसमें तंबाकू और सिगरेट, सॉरी वो मैंने सिन में बोला था। डीमेरिट गुड में क्या क्या होता है? तंबाकू और सिगरेट, जिससे आपकी जान को खतरा है। तो इनके ऊपर टैक्स जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके ऊपर टैक्स बढ़ता जाएगा। तो क्यों गवर्नमेंट टैक्स बनाती है? इसको बैन क्यों नहीं कर देती? भाई यही तो कमाने का सोर्स है। गवर्नमेंट इसको ही बैन कर देगी तो कहां से कमाएगी? समझ गए? तो जीएसटी कौन से अमेंडमेंट से आया था? 101 के अमेंडमेंट से आया था। कब ये आया था अमेंडमेंट प्रेजेंट हुआ था? 2017 का अमेंडमेंट है। ठीक है, याद रहेगा 101 अमेंडमेंट से हुआ था। अब कुछ की फीचर्स है। कितने टैक्स स्लैब होते हैं? 5 टैक्स स्लैब होता है। कितना? 0%, 5%, 12%, 18%, 20%, 28%, सॉरी। अभी जो 28% है ये किसके किसके ऊपर लग रहा है? जितने भी लग्जरी, डीमेरिट और सिन गुड्स है, इनके ऊपर 28% लग जा रहा है। समझ गए ना? तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है कि हमेशा एक प्रोडक्ट बन के जब तक लास्ट पर्सन के पास बिक ना जाए तब तक उसके टैक्स को ऐड करके, और जीएसटी का ये काम होता है सीधा मैं लास्ट के पास से रिकॉर्ड लेके अपने टैक्स को इम्प्लीमेंट करूंगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन, मतलब लास्ट पर्सन के पास जो प्रोडक्ट जा रहा है उस पर कितना टैक्स लग रहा है। डुअल स्ट्रक्चर है, एक तो सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है, और एक आईजीएसटी होता है। आईजीएसटी में सेंट्रल कलेक्ट करती है मगर शेयर स्टेट किस गवर्नमेंट के साथ करती है। वन नेशन वन टैक्स की बात हुई थी, इसके लिए इसको इंप्लीमेंट किया गया। किसको रिप्लेस किया था? इनडायरेक्ट टैक्स में अंदर जो वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होते थे, उसको अंदर भी उसको अच्छे से हटा गया। क्यों? एक स्टेट से दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट, ये 3 स्टेट हो गए एक लाइन में। कोई ट्रक यहां से निकल रही, तीनों स्टेट में जा रही हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक स्टेट हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। अगर कोई ट्रक इन तीनों स्टेट से जा रही तो यहाँ पे उसने 10% मारा, पहला ए स्टेट ने, फिर बी सी, फिर बी स्टेट ने मारा 10%, फिर सी, तो 30% से टैक्स उसका इंक्रीज हो जाता था, जिससे जो प्रोडक्ट पहले 10 रुपए में मिल रहा था वो अब आपको 40 रुपए में मिलेगा, सॉरी 13 रुपए में मिलेगा। अब वही जीएसटी आने के बाद सबको यूनिवर्सल कर दिया, बोला 15% ले लो। ठीक है, तो कितना परसेंट ये हो जाएगा? 11.5%। आपको प्रोडक्ट भी सस्ता मिला और बाकी सबको गेन भी हुआ। समझ गए? तो जहां से निकल रहा है और जहां जा रहा है बस इनसे टैक्स लेना चालू कर दिया। समझ गए ना? चलिए, बस मेरा काम है आपको इजीली समझाना। एक होती है जीएसटी काउंसिल्स,
कौन सी है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल क्या है? 279। जितना बता रहा हूं बस उतना ही पढ़िए, फालतू चीजें मत पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279 से स्टैब्लिश हुआ है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 और वहां पे 2017 रखा था। अब मुझे बताइए क्या गलत क्या है इसमें। फिर कॉन्स्टिट्यूट बाय, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट बनाता है इसको। किसके साथ? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और वही उसके चेयरमैन भी होते हैं। बाकी कौन मेंबर होता है? जितनी भी स्टेट होती है। तो क्या मेंबर इसके लिए डिफाइंड है? मेंबर डिफाइंड है, जितनी स्टेट है वो आ सकते हैं। अगर स्टेट नहीं है, फॉर एग्जांपल दिल्ली जैसी है, सॉरी पुडुचेरी होगी, पुडुचेरी जैसे जो में सीएम नहीं है, तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो गवर्नर प्रेजेंट करते हैं। समझ गए? तो इसमें जो स्टेट और जितने भी ये यूटीज के जितने भी लीडर्स आएंगे, प्रेजेंट होंगे, उनकी जो वोटिंग का परसेंटेज है वो 2/3 होता है और सेंट्रल का जो होता है वो होता है 1/3। तो स्टेट मिलकर डिसाइड कर लेती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मगर जीएसटी काउंसिल का जो एडवाइस होता है वो एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं होता। तो इसका मतलब बस ये फालतू का नहीं, एडवाइस एक्सेप्ट करनी पड़ती है फाइनेंस मिनिस्टर को। अगर एडवाइस नहीं एक्सेप्ट करेगा तो उसका रीजन लिख के देना पड़ेगा, फिर वो रिटर्न भेजती है, तब उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। समझ गए? तो जीएसटी काउंसिल का ये इंपॉर्टेंट रहा है। तो अगली बार से कोई आके कुछ बोले तो समझ जाना कि वो लोग बेवकूफ बना रहे आपको टीवी पे। तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स भी बनाना पड़ेगा भाई। केसेस तो चलेंगे, कोई स्टेट बोलेगा भाई मेरे को सेंट्रल ने पैसा नहीं दिया, सेंट्रल बोलेगी मैं स्टेट को दिया हूं तब भी वो रो रहा है, तो उस तरीके से उसके ऊपर पूरा काम होने लगा। तो पूरी एक सेकंड अपीलेट अथॉरिटी बनाई है सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 से। प्रिंसिपल बेंच इसका न्यू दिल्ली में बसता है। बस जितना बता रहा हूं उतना पढ़िए, उससे ज्यादा कुछ मत बैठिए, पढ़िए। अब इसको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसके एडवाइस? तो गवर्नमेंट और प्लस गवर्नमेंट पूछती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे कौन है इतना कैपेबल, फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देता है। ड्यूरेशन क्या होता है सेपरेट अथॉरिटी में? जो जज बैठेगा उसका 3 साल का होता है, रिटायरमेंट एज 70 ईयर होती है और वो रीअपॉइंट भी हो सकता है। इतना समझ में? मगर अपॉइंट किसको करेंगे? जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फाइनेंशियल केस में उनका पकड़ अच्छा होगा उनको अपॉइंट किया जाएगा। इसलिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस ले रहे। समझ में आएगा? बस इसी चीज को घुमा घुमा के नीचे बताया तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब एक होता है एक्सरसाइज ड्यूटी। एक्सरसाइज ड्यूटी जैसे आप समझ सकते हो, कोई कुछ गुड्स है जो आप एक्सपोर्ट किया हुआ या आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स लग रहा है वो आपके एक्सरसाइज ड्यूटीज में आ जाएगा। चार्ज ऑन गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री से आ रहा है, मतलब कोई भी बाहर से आ रहा है तो उसको एक्सरसाइज ड्यूटी। तो पहले ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम्स लेती थी, तो अब जीएसटी है तो सबको कंबाइन करके सिर्फ 2 जन को छोड़ दिया, एक पेट्रोलियम और लीकर को छोड़ के बाकी सबको ले लिया अपने अंदर जीएसटी ने। समझ गए? तो इसको बोल, अब ये पावर किसको दी है? स्टेट को पावर दी है। तो स्टेट एक्सरसाइज ड्यूटी हो गया वो। अब स्टेट एक्सरसाइज ड्यूटी कलेक्ट करता है जितने भी एक्सरसाइज ड्यूटीज होते हैं। समझ गए? चलिए, मेरा काम ही आपको इतना फटाफट समझाना। चलिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो होता है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस का। क्यों? फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके हाथ में एक मोबाइल है, उस मोबाइल में कुछ पार्ट है, उस पार्ट को इंडिया में आके असेंबल करके मेड इन इंडिया लिख के भेज दिया जाता है। ठीक है, आप समझिए अच्छे से। उसी पार्ट को आपने चाइना से मंगाया है, अदर कंट्री से मंगाया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर अब टैक्स लगाने लग गई, उस टैक्स को इंक्रीज कर दिया। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब जब वो असेंबल होगा, एक फोन में आएगा तो बहुत बड़ा टैक्स बन जाएगा, तो उससे मोबाइल बड़ी महंगी हो जाएगी। ये इसके लिए करती है ताकि ये जो पार्ट है अब इंडिया में भी बनना चालू हो, इससे मोटिवेट हो। इसका क्लासिक एग्जांपल है, इसलिए सैमसंग ने अपना जितने भी हेडक्वार्टर नहीं सॉरी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जोन है वो नोएडा या तो गुड़गांव के आसपास में बनाया, जो बड़ा काफी एक प्लांट बना दिया ताकि वो टैक्स से बच पाए। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा ये बेनिफिट होता है। अब बॉर्ड जैसी कंपनी है, जिसका ईयरफोन आप लगाए भी होगे, सुन भी रहे होगे, तो वो बॉर्ड जैसी कंपनी है, वो यही करती है कि चाइना से कोई माल लाती है उसको यहाँ पे लाके असेंबल कर देती है। अब गवर्नमेंट बोले कि भाई तुम यहाँ पे असेंबल करो, यहीं पे वो पार्ट बनाओ ना, तो इसके लिए इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर लगाई है। लेकिन स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के प्राइसेस का होता है, उनके ऊपर काफी ये प्रेशर आता है, क्योंकि भाई उनके पास इतने इंफ्रा ही नहीं होते ताकि वो बना पाए। समझ गए ना? चलिए, इसी चीज के ऊपर पूरी बात की है यहाँ पे। तो ये किसके ऊपर लगता है? ये लगता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर, मतलब जो इनपुट आ रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए। समझ गए ना कि पार्ट कैसे कैसे बनता है? बस मेरे को ये काम था, आपको ये मैंने समझा दिया। चलिए, ये लास्ट टॉपिक करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इंडेक्सेशन बेनिफिट। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये।
अभी अभी ऐड किया है बजट में। तो जैसे आप समझ सकते हो कैपिटल गेन हुआ, तो जो गेन हुआ वो क्या गेन हुआ, प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट के ऊपर लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 100 रुपए का कुछ जमीन खरीदी और आपने उसको 2 साल के बाद बेच दिया तो वो 200 रुपए का हो गया, तो वो पूरे 200 के ऊपर नहीं लगेगा। अब आपके पास पहले वाला जो 100 था, इसमें 100 200 माइनस कर दिए, 200 में से 100 माइनस हो जाएगा, 100 आपका प्रॉफिट आ रहा है। इस 100 के प्रॉफिट पे ही आपके ऊपर टैक्स लगेगा। समझ गए? इसको ही बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब दो तरीके के कैपिटल, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल अलग अलग तरीके से डिफाइंड, जैसे रियल स्टेट में अगर लेस देन 24 मंथ मतलब 2 साल के अंदर हो, ये रियल स्टेट का हो गया, ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा। 2 साल के ऊपर चले गया या तो मोर देन 36 मंथ हो गया तो उसको क्या बोल देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेस देन 12 मंथ से रहेगा तो स्टॉक और म्यूचुअल फंड, इसको भी बोल देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोर देन 36 मंथ के लिए जो मूवेबल एसेट्स होते हैं, ठीक है, तो मूवेबल एसेट्स कौन कौन से, आपने शेयर खरीद लिया बहुत बड़ा बड़ा, या तो आपने कोई ऐसी एक मशीनरी खरीद ली जो मूवेबल हो पा रही है। दूसरा है मोर देन 12 मंथ्स लिस्टेड इन इक्विटी शेयर एंड म्यूचुअल फंड, जो 12 महीने के ऊपर हो गई, उसके ऊपर लगेगा लॉन्ग टर्म। मोर देन 24 है जो आप बताया ना आपको, ये रियल एस्टेट जो 24 मंथ से ज्यादा हो जाएगा तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये क्या होता है कि एबोलिशन ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये इंडेक्सेशन, बस ये पॉइंट सुन लीजिए आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट वो होता है, एक इंडेक्सेशन होता है उसमें ग्रैंड फादर क्लॉज डाला गया। इंडेक्सेशन बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल कर देता हूं कि आपने 200 रुपए का लैंड खरीदा था, ये आपने खरीदा है 2001 में, 2012 में यही लैंड पड़ गया आपको 300 रुपए में, तो आपका 100 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या करता था कि इस 100 रुपया मगर आज के इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे तो इस 100 में से इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया 20 रुपया माइनस हुआ तो 80 रुपया, तो 80 रुपया इसकी रियल प्रॉफिट हुई, इसके ऊपर टैक्स लगेगा ना कि इसके ऊपर लगेगा। तो गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन बेनिफिट को डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। तो गवर्नमेंट क्या लाई है, गवर्नमेंट ने बोला हम ला रहे हैं ग्रैंडफादर क्लॉज। ग्रैंडफादर क्लॉज क्या होता है कि आपका जो भी एसेट्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म पे नहीं लगता, ये लॉन्ग टर्म पे लगता है। इतने दिमाग में इस चीज को याद रखना कि ग्रैंडफादर क्लॉज आर रिलेटेड टू, बताइए कमेंट करके। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट जो होती है वो इस चीज में काम आती है। तो ग्रैंडफादर क्लॉज क्या कर रहा है कि इस तारीख के पहले मतलब 23 जुलाई 2024 के पहले आपके जितने भी एसेट्स थे वो ग्रैंडफादर क्लॉज में आएंगे, तो आपको पावर दी जाएगी, या तो आप ओल्ड सिस्टम मतलब इंडेक्सेशन को फॉलो कर सकते हो, या तो जो न्यू सिस्टम बनी है जो इंडेक्सेशन को हटा दिया और उसमें 12.5% टैक्स लगा दिया गया, तो आपके पास चॉइस देखी चली गई है। तो इससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 12.5% देने का, कि जिसकी कंपनी का बहुत बड़ा लैंड है या कोई पर्सन का बहुत बड़ा लैंड है काफी सालों से है और 2024 के पहले के सब कुछ हुआ, तो उनको पावर दिए कि आप डिसाइड कर लीजिए। इस चीज को मैंने आपको बहुत इजीली समझा दिया, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर गवर्नमेंट ने पूरा चेंज करके अच्छे से लाया था। समझ गए इंडेक्सेशन क्या होता है ऑफ ग्रैंडफादर क्लॉज, इससे इजी आपको कोई नहीं समझा सकता, ये मेरी गारंटी। देखिए ये रहा ओल्ड स्कीम है, न्यू स्कीम है, इसके बारे में बात कर ली हमने। ओल्ड स्कीम क्या था इंडेक्सेशन में, अगर आप एक्सेप्ट करते हो ग्रैंडफादर क्लॉज में, जो डेट है इस डेट को याद रखना 23 जुलाई 2024, जरूर पूछ सकता है। और फिर न्यू वाले में 12.5% किया, इंडेक्सेशन हटा दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। अब जितने भी लोग जो भी एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे उनको 12.5 तो देना ही पड़ेगा, तो कुछ कम नहीं हुआ है। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने घुमा के इस जैसे नहीं ऐसे नाक पकड़ा, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, व्हाट इज इंडेक्सेशन और हाउ इट कैलकुलेटेड के ऊपर से एक फॉर्मूला, काफी अच्छा फॉर्मूला है ये। देखिए इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट प्राइस निकालना पड़ता है, किससे निकालते हैं तो निकालते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कैसे काउंट होता है, कैलकुलेटेड इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट प्राइस करता है कि आज कोई प्रोडक्ट 10 रुपए में मिल रहा है, तो इनका ये काम रहता है कि फिर ये 10 साल के बाद भी क्या 15 रुपए में मिल रहा है कि 70 रुपए में मिल रहा है, इसको वॉच करेंगे, ठीक है ना, बस यही काम है। तो ये
हर साल इनका एक नोटिफिकेशन आता रहता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निकालते है कि कैसे इनकम टैक्स के कलेक्शन के ऊपर से वो जजमेंट एक निकालती है। तो उसके हिसाब से एक इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट प्राइस का फॉर्मूला बना है, CII ऑफ द ईयर ऑफ सेल और CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज इनटू एक्चुअल परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत बड़ा कि आपने 2001 में कितने में बेचा, खरीदा, और 2013 में आपने कितने में बेचा और 2001 में आपने कितने में खरीदा इनटू एक्चुअल प्राइस ऑफ एसेट्स का कितना था। इसको पूरा फॉर्मूला निकाल के आपके ऊपर जो इन्फ्लेशन एडजस्ट होगा उस इन्फ्लेशन को 12% और 12.5 के हिसाब से माइनस करके निकाल दिया जाएगा। बस इतनी पूरी बात थी। तो आज हमारी तरफ से इतना ही था। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और हमें भी बताइए अगर हमारी कोई गलती होती है। ठीक है, चलिए, जय हिंद दोस्तों।